भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ मानकों को और प्रति व्यक्ति आय में क्या क्या परिवर्तन हुए उनको देखने के बाद इसी को कंटिन्यू करते हैं कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की क्या स्थिति रही है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि पूंजी बनाने में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण है, फिर प्रवसन होता है, पलायन जिसको बोल सकते हैं, और सूचना, इन सारे का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या माना जाता है? शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की बात 8th चैप्टर है आपका, अध्याय 8 उसमें की गई है, तो उसमें हम लोग आगे बात कर लेंगे डिटेल में। अभी मेनली शिक्षा पर फोकस करेंगे। अब शिक्षा में हम लोगों ने बात की थी कि मानव पूंजी का जो फायदा होता है ना, वो बाकी लोगों को भी मिल रहा होता है, और इस वजह से निश्चित रूप से उस इंसान को तो मिलता ही है, लेकिन सामाजिक लाभ भी होता है। क्या होता है? सामाजिक लाभ। और समाज को आज के आधुनिक तंत्र में रिप्रेजेंट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो धर्म नहीं है, वो सरकारें हो गई हैं, है ना। धर्म हमारे जीवन में कई लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर बहुत महत्व दे सकता है, देता भी है, आज भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सामाजिक निर्णय लेने में भारत की किसी दूसरे देश के साथ क्या पॉलिसी होगी, वो सरकार तय करती है, लोकतंत्र से तय होता है। तो इस वजह से जब सामाजिक लाभ की बात आती है, कोई ऐसी चीज जिससे पूरे समाज को फायदा होगा, वहां पर हम लोगों की सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और उसमें क्या है, हमारे यहाँ पर 3 तरह के केंद्र सिस्टम है। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकार हैं, और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में 2 तरह के होते हैं। एक होता है शहरों में, जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, महानगर परिषद, ऐसा रहता है। और गांवों में होता है आपका ग्राम पंचायत होती है, फिर क्षेत्र पंचायत होती है, या क्षेत्र समिति बोलते हैं कुछ जगह पर, जिला पंचायत होती है। तो ये तीनों ही तरह के लोग होते हैं जिनका काम आ जाता है कि शिक्षा में आप लोग कुछ कुछ काम करो। क्यों आ जाता है वो समझते हैं। तो देखिए, पहली बात तो है कि दीर्घकालिक प्रभाव होता है शिक्षा में। मुझे पढ़ते पढ़ते कितना समय हो गया, समझिए मैंने 5 साल कॉलेज में पढ़ाई की, 12 साल पहले, उसके पहले 2 साल मान लीजिए आप, लगभग तो 17, 5, 22, उसके बाद भी 3-4 साल से पढ़ रहा हूं, तो मुझे पढ़ते पढ़ते 24-25 साल हो गया है। ठीक, तो आज अगर मैं कोई भी चीज करता हूं, या और भी कोई भी इंसान कुछ कर रहा है, तो उसने करीब 25, 23, 24 साल पढ़ा है। ऐसा नहीं कि वो उसके कमाने का जो, अगर आप सीधे सीधे मानव पूंजी के दृष्टिकोण से देखोगे, तो वो कितना कमा पा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण से काम करने के लिए भी 24-25 साल का समय लगा। लेकिन उसके बाद से हो सकता है कि ये लोग, जो लोग इस तरह का काम करके आ रहे हैं, वो समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत बार बहुत सारे महापुरुषों का एग्जांपल देता रहता हूं, जिनकी वजह से समाज के बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। तो होता क्या है कि इसका प्रभाव बहुत लंबे समय में दिखता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय का काम कोई एक ऐसी संस्था कर सकती है जो बहुत लंबे समय तक चलती हो, और सरकार की कोई उम्र नहीं होती। अब हमारे यहाँ सरकार की जो 5 साल की उम्र होती है, वो होता है किसी पार्टी की सरकार, लेकिन सरकार तो रहेगी, किसी ना किसी की सरकार तो रहेगी। तो लॉन्ग रन में इंपैक्ट आ रहा है, इसलिए कोई ऐसी संस्था चाहिए जो लॉन्ग रन में देख पाती हो, साथ में वो सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाली हो। क्यों? क्योंकि सामाजिक लाभ भी है। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी नकारात्मक भी है, बताऊं आपको। कई बार ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जिनका लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलेगा, लंबे समय में मिलेगा, लेकिन बहुत सारे पार्टी सिस्टम होने की वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो 5 साल में रिजल्ट दिखाना होता है, और शिक्षा का रिजल्ट 5 साल में नहीं दिख सकता। तो कई बार जितना इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, जितना निवेश होना चाहिए, नहीं करते हैं। अभी दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि केंद्र सरकार के भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर, राज्य सरकार जो दिल्ली सरकार है उसके भी हैं, और स्थानीय निकाय दिल्ली में नगर निगम है, 3 बॉडीज हैं, उनके भी हैं। और वहां पर राज्य सरकार की इस बात में काफी तारीफ हो रही है कि उन्होंने सरकारी स्कूल में काफी, जैसे उनका बजट था, तो उन्होंने करीब करीब पूरे राज्य सरकार का 1/4 बजट शिक्षा में खर्च किया 4-5 सालों तक। तो उसके भी कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को लोगों को मिले हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में अच्छा है कुछ जगह पर, निरंतर जब से इन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। ऐसे ही नगर निगम में भी इंप्रूवमेंट्स किए गए, लेकिन कई जगह पर ऐसी शिकायत आती है कि दिल्ली में नगर निगम स्कूल्स में बच्चों की संख्या बहुत तेजी से कम हुई है। तो हो क्या रहा है कि तीनों ही लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अपने इंस्टीट्यूट हैं, जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छा माना जाता है। तो है क्या कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, ये तीनों ही मिलकर के शिक्षा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में निजी क्षेत्र भी। क्यों? क्योंकि निजी फायदे भी हैं। लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि क्यों करने की जरूरत है। तो पहला तो हो गया कि लॉन्ग टर्म की बात है, सामाजिक फायदा है। दूसरा, उपभोक्ताओं को, जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं, माता पिता है, उनको नहीं पता कि कहां पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो उनको गुणवत्ता की जानकारी नहीं है, और साथ में उनको ये नहीं पता है कि फीस कितनी लगनी चाहिए। तो यहां पर एक स्टैंडर्ड सेट करने का, कुछ मानक तय करने का काम भी सरकार की संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे ही जब समझ में आता है, ऐसे ही एकाधिकार ना बन जाए।
कोई एक हॉस्पिटल है, वही चार्ज कर रहा है, वहीं पर किसी तरह के टेस्ट हो सकते हैं, वहीं पर कुछ तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, तो वो मन चाहे पैसा ले, मोनोपोली बन जाए, एकाधिकार हो गया उसका, तो वो ना हो। क्यों? क्योंकि पूरे समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, ये काम ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ कुछ ही लोगों को फर्क पड़ रहा है, पूरे समाज को फर्क पड़ता है, और इस वजह से एकाधिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एकाधिकार ना हो इसलिए उचित मानक आप बना दो, और कितने आप पैसे ले सकते हो तो फीस डिसाइड कर देना। जैसे दिल्ली में ही एक बार फिर से उदाहरण दे सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स बहुत देरी से फीस बढ़ाते जा रहे थे, तो पिछले 4 या 5 साल से फीस नहीं बढ़ने दी वहां की सरकार ने। ऐसा ही और राज्य सरकारें भी काम करने की कोशिश करती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो है ना, वो शिक्षा को पूरी तरह से बिजनेस ना बनाया जा सके, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट कोटा के नाम पर, करप्शन के नाम पर, रिश्वत के नाम पर बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां पर बहुत सारे लोग बहुत पैसा देकर के एडमिशन ले लेते हैं मैनेजमेंट कोटा के नाम पर। तो इस तरह की चीजें भी चलती हैं, वो सारी निगरानी ठीक से नहीं हो पाती, लेकिन उद्देश्य क्या है उसको समझ रहे हैं अभी हम लोग। ऐसे ही बात आती है गरीब जनता की। बहुत, अगर हम मानव विकास के दृष्टिकोण से बात करें, जिसका हम लोगों ने संक्षेप में बात की थी अभी, वो क्या बताता है? वो बताता है कि ये तो अधिकार है भाई, बुनियादी शिक्षा तो आपका अधिकार है, स्वास्थ्य सेवाएं आपका अधिकार है, तो भले ही आपके पास पैसे हो ना हो, आपको ये चीज उपलब्ध होनी चाहिए। और अब तो राष्ट्र में सबको शिक्षा का अधिकार मिल गया है, जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। तो इस वजह से गरीब जनता का ये अधिकार रहे। क्यों? उनको अधिकार है, किसने बताया? मानव विकास ने। तो गरीब जनता है, भले उसके पास पैसे नहीं है, उसके बाद भी उसको ये चीज उपलब्ध हो, तो प्राइवेट सेक्टर तो करेगा नहीं, है ना। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, धर्मार्थ संस्थाएं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग कर सकते हैं, एनजीओज हैं, एनपीओज काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फ्री में नहीं पढ़ाता है। ऐसा चलता है ना। कुछ लोग हैं, तो होता क्या है कि सरकार ये काम कर सकती है। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि भारत में सारे लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनकी खुद की भाषा में मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी से पैसे डायरेक्टली तो ऐसा ले नहीं रहे हैं। तो आप सारे लोगों से सब्सक्राइब करके, लोगों के साथ शेयर करके, और उसके बाद भी एक मॉडल होता है पे व्हाट यू वांट। पे व्हाट यू वांट का मतलब होता है कि आपके पास जितनी देने की क्षमता है, उस हिसाब से आप जो डोनेट कर सकते हैं वो दे सकते हैं। तो इस पर भी कई लोग काम करते हैं, तो ऐसी चीजें चल रही होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जरूरत पड़ जाती है कि सरकार ये काम करे। और सरकार 3 तरह से काम कर रही होती है, तीनों तरह की बॉडीज हैं, जिसमें मुख्य रूप से राज्य और केंद्र के पास काफी शक्तियां होती हैं। तो कौन कौन सी बॉडीज है जो काम करती हैं? भाई दोनों में तो एक तो मंत्रालय होता है, राज्य में भी आपको शिक्षा मंत्री हो जाएंगे, और जो देश है उसके स्तर पर भी उसी का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, नाम बदल करके अभी फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो अभी रिलीज हुई है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपको कुछ उसमें और जानकारी अच्छे से मिल सकती है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में SCERTs हैं, स्टेट्स के हैं, एस मतलब स्टेट, एन मतलब नेशनल, ठीक। ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये कमीशन हुआ करता था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये तीनों बॉडीज मिलाकर के एक ही रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाएगी, एक ही नियंत्रक बॉडी बना चाहिए। कौन सी? यूनियन ग्रांट्स कमीशन। और AICTE ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता था, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। और साथ में NCTE टीचर्स को ट्रेन करने की बॉडी थी। तो इस तरह के कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शिक्षा में काम कर रहे संस्थाओं को निगरानी कर सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसका ये हो जाता था। और साथ में अगर हम मेडिकल सेक्टर में बात करेंगे, हालांकि उसको चैप्टर 8 में ठीक से पढ़ेंगे, वहां पर भी मंत्रालय आपको मिल जाएंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन है, ICMR का नाम आजकल आप बहुत सुन रहे हैं कोविड-19 की वजह से। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, क्योंकि इन्होंने कुछ जगह पर टेस्ट वगैरह कंडक्ट करा रहे हैं, लोगों को जल्दी वैक्सीन मिल जाए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, क्यों करने की जरूरत है वो हम लोगों ने समझा इस वाले वीडियो में। मानव विकास क्या होता है वो भी समझा, साथ में क्या स्थिति रही ऐतिहासिक दृष्टि से वो भी समझा, और 3 तरह से काम करने की सरकार कोशिश करती है वो भी समझा। और अब हम समझेंगे कि भारत में शिक्षा पर जो सरकारी व्यय है वो कैसा रहा है, बढ़ा है कि कम हुआ, क्या उसके इम्पैक्ट्स रहे, उसका क्या लाभ निकला है अगले वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप हमारी मदद करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।